हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की सीरीज चालू कर रहे हैं। जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया हो कि पॉलिटी क्या होती है, वहाँ से लेके हम एडवांस तक जाएंगे, जो कि कंप्लीट अनुच्छेद या अनुसूचियों के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक डालते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। जिसको हम पॉलिटी भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका विकास क्रम कहाँ से हुआ है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो हमको जानकारी है कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी? ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। उन्होंने वहाँ के लोगों को, लगभग 217 सदस्य थे, उनको व्यापार करने के लिए भारत के लिए परमिशन दी कि आप जाके वहाँ पे व्यापार करिए। तो उन पे जो 217 लोग थे, इन्होंने 30,133 पौंड से, पौंड वहाँ की करेंसी है ब्रिटेन की, तो उससे कंपनी इस्टेब्लिश की या निर्मित की। ठीक, फिर उसके बाद उनको सिर्फ स्टार्ट में 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार मिला, मतलब कि वो ही कर सकते हैं व्यापार। उसके बाद ये लोग सन 1726 में 3 जगह अपना व्यापार शुरू करते हैं। पहला बंगाल इंडिया में, दूसरा मद्रास जो कि तमिलनाडु में, तीसरा बम्बई जो कि आज के महाराष्ट्र में। फिर जैसा कि 1773 में, 1773 में ये कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। ये क्या है, भारत में विजय कर चुके थे कई क्षेत्रों में, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाए जिससे रूल्स को फॉलो करवाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले क्या था, निदेशक बोर्ड की स्थापना करी। दूसरा क्या किया इनने, बंगाल का गवर्नर बनाया। जो कि पहला कौन था बंगाल का गवर्नर, ये इम्पोर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग। फिर तीसरा क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी करी। ये सब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ है ये काम अपने भारत में, स्थापना।
तो ये किसके अंडर बनी थी? बंगाल के अंदर में। सबसे पहले 1773 में इसका प्रावधान हुआ। 1774 में स्थापना हुई और 1778 में कार्यकाल स्टार्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बने थे उसके अंदर चार जज नियुक्त हुए। तो उनमें से पहले थे चीफ जस्टिस एमफे, इनका पूरा नाम था एलिजाह एमफे, और अदर 3 थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रहे, एमफे करके याद रखना। वो अदर 3 है, टोटल 4 थे उसमें। अब टाइम आता है 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। 81 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें क्या होता है? इसमें कुछ सुधार करे जाते हैं जो कि 1774 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करा गया था। अब बात आती है पिट्स इंडिया एक्ट की। जो कि 1784 में हुआ। बस ये डेट ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आती है ना, और यहीं से स्टार्ट है पॉलिटी। इसमें क्या थे? जो संवैधानिक दस्तावेज थे, इसी से हम मान्यता प्राप्त करते हैं कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने भारत के क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज का दावा करते हैं। यही साक्ष्य है जिससे मालूम होता है। सेकंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें 2 बॉडीज काम करती थी। एक था निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा था नियंत्रण परिसर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करते थे? इनको निर्देशक बोर्ड बोलते हैं। ये व्यापारिक काम देखते थे। व्यापारिक काम मतलब जो भी व्यापार होता है उस पर कंट्रोल करना। और नियंत्रण परिषद क्या करता था? प्रशासनिक कार्यों पे नियंत्रण करते थे।
ठीक है, ये ज़रूर पूछते हैं एग्जाम में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट क्या है। तो ये आप बता देंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 बॉडीज बनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून थे, जो बनाए गए कानून थे वो कौन कौन से थे वो हम बता देते हैं अभी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1856-57 तक, जब तक क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी तब तक। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा था, मतलब शासन जो किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था। और जो सत्ता थी यहाँ की केंद्रीकृत थी, मतलब पूरी पावर केंद्र में थी। अब जो कानून बने 1857 के बाद बने, क्रांति के बाद 1947 तक जो चलते रहे, इसमें क्या था, इसमें सीधे ताज का शासन था। ताज मतलब क्राउन का, ब्रिटेन की महारानी या महाराज। तो इसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन था वो विकेंद्रीकरण था, मतलब जो भी आदेश आते थे वो ऊपर से नीचे तक फॉलो होते थे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ तक तो सामान्य जानकारी जो अपन ने ली है वो है, आगे और देखते हैं। अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट। इसमें एकाधिकार जो 15 वर्षों के लिए लेते थे व्यापारिक, वो समाप्त कर दिया इनका। कौन का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अपवाद क्या रहा? चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार इनको रहा, कुछ को ईस्ट इंडिया कंपनी को, और चीन के साथ चाय का भी व्यापार साथ में एक अधिकार मिला कि आप चीन के साथ चाय का व्यापार भी कर सकते हो बिना रोक टोक, और इनको ही सारा अधिकार प्राप्त हुआ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये, पहले में क्या हुआ कि एक अधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा क्या हुआ, अपवाद में चीन के साथ व्यापार और चीन के साथ चाय के व्यापार में इनको एक अधिकार मिला रहा। तीसरा पॉइंट क्या रहा इसका विशेष, भारतीयों की शिक्षा पर खर्च, जो इंडियंस थे उन पे 1 लाख रुपए का खर्च शिक्षा पर किया गया प्रति वर्ष। चौथा पॉइंट क्या रहा, ईसाई मशीनरी, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उनको भारत में छूट दी गई प्रचार करने के लिए। अठारह सौ 13 के
चार्टर एक्ट के बाद नेक्स्ट आता है 1833। इसमें क्या चेंजेस हुए? व्यापारिक जो अधिकार थे, एकाधिकार, वो पूर्णतः लागू हो चुके हैं। सेकंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसमें? 1833 है के चार्टर एक्ट में। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में विधि सदस्य की, जो कानून से रिलेटेड थे, की नियुक्ति कराई गई। चौथा क्या पॉइंट रहा? यहाँ से प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट है। 1833 में विधि आयोग की स्थापना हुई। ये सब पॉलिटी का चल रहा है, ये आगे चल के सब एक हो जाएगा। ये कब हुआ था? लॉर्ड मेकाले, ये गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड मेकाले, इनके टाइम पे। अब 1833 के बाद 1857 में विद्रोह हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होके क्राउन शासन स्टार्ट हो गया। तब से ही 1857 भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हुआ। इसके बाद से जो गवर्नर जनरल होते थे उनको वायसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय, जो कि 1857 में थे, लॉर्ड कैनिंग। एक नया पद और बना इसके साथ ही, भारत का राज्य सचिव। इस पद का सर्जन हुआ।
अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861 आता है। इसमें क्या किया गया? पहला पॉइंट, भारत में बजट की शुरुआत हुई। जो आज हम बजट देखते हैं, आम बजट, वो उसकी शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या रहा? विभागीय प्रणाली, जो डिपार्टमेंट बनने की प्रोसेस है, प्रणाली है, वो स्टार्ट हुई। और तीसरा, हाई कोर्ट अधिनियम 1861 से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1891। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मतलब चुनाव स्टार्ट हुए 1891 में। आप देखते जा रहे हो, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आती जा रही है। यही चीज से मिलके पॉलिटी बनती है। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1909। इसको अपन क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। किसकी अनुशंसा पर किया गया ये? अरुणडेल समिति, इसकी अनुशंसा पे करा गया है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60, जो कि आगे चल के 60 तक पहुंचा दी। इसी में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब कि चुनाव, जैसे कि मुस्लिम हिंदू के अलग अलग चुनाव करवाओ, ऐसे करके इसमें अलग से पृथक करके मुसलमानों का निर्वाचित क्षेत्र बनाया। इसीलिए जो मिंटो हैं, ये इन्हीं को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें इसको अपन क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम। इसके अंदर क्या किया गया? एक तो द्वैध शासन लागू करा गया। कहाँ पे? राज्य या प्रांतों में। प्रांत मतलब जहाँ राजा महाराजा का क्षेत्र होता था। केंद्र में क्या करा गया? ये तो राज्य और केंद्र की बात है, राज्य और प्रांत की बात है, जिसमें द्वैध शासन लगाया गया। अब आता केंद्र। केंद्र में क्या करा गया? द्विसदनात्मक
विधायिका व्यवस्था स्टार्ट करी गई। तो आज आप लोकसभा राज्यसभा देखते हो वो। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। किन किन का? मुसलमान का, जो कि 1909 में भी कराया था। और कौन कौन से जोड़ दिए इसमें? प्लस सिख कम्युनिटी का, प्लस यूरोपियंस का। इसका तो 1909 में करा दिया था, तो इन दोनों का 1919 में ऐड कर दिया कि इनका भी सांप्रदायिक चुनाव होगा अलग से क्षेत्र फिक्स कर। अब एक नई पोस्ट जुड़ती है इसी बीच में। 1919 भारत शासन अधिनियम में महालेखा परीक्षक। लेकिन इसे वास्तविक रूप से नियुक्त नहीं किया था, लेकिन इसकी चर्चा हो गई थी महालेखा परीक्षक की, जो आज हमारे संविधान में उल्लेखित है। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आज का संविधान है, उसका जो मूल बातें हैं वो इससे ही ली गई हैं। सबसे बड़ा यही था उस टाइम पे, जो भी संविधान था 1935। इसमें क्या था? 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद, और 10 अनुसूचियां। इसको अपन मिनी संविधान भी कह सकते हैं। अगर अपना जो संविधान है वो किसी से प्रभावित है तो 70% जो संविधान है वो 1935 भारत शासन अधिनियम से। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम में फेडरेशन या कह सकते हैं परिसंघ आया था, लेकिन वास्तविक रूप से उतारा नहीं था। फेडरेशन मतलब राज्यों का संघ। अब जो द्वैत शासन था, जो कि 1919 में देखा था अपन ने, उन्नीस सौ 19 में राज्यों में था द्वैत शासन। उसको हटा के
केंद्र में 1935 में लागू कर दिया राज्य से हटा के। अभी टर्म आई थी फेडरेशन, यानी कि परिसंघ। इसमें क्या होता है? केंद्र की सूची होती है, राज्य की सूची होती है, और दोनों मिला के जिनका दोनों का हस्तक्षेप रहता है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। केंद्र की सूची में कितने विषय थे? 59। राज्य की सूची में कितने विषय? 54। और समवर्ती सूची में कितने? 36 विषय। सब सब्जेक्ट जिसपे कार्य करना होता है उसका अधिकार केंद्र के 59 ऐसे विषय हैं, राज्य के 54 ऐसे विषय हैं, और 36 ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य और केंद्र दोनों अपने रूल्स बना सकते हैं। अब जो शक्तियां होती थी, जो पावर की बात हो रही है, वो पहले गवर्नर के पास होती थी, जो कि क्राउन नियुक्त करते थे आज़ादी से पहले। संविधान बनने के बाद जो 1947 का है, उसके बाद केंद्र सरकार, जो कि भारत की केंद्र सरकार, उसके पास है सबसे मजबूत केंद्र सरकार है, उनको शक्तियां प्रदान की गई संविधान के तहत। ये थोड़ी आज़ादी तक जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी पॉलिटीज डॉक्यूमेंट्स बने हैं, जो आज की पॉलिटी देखते हो उसमें कुछ किरदार, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वो यहीं से बने हैं। आगे और भी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं। जो फेडरेशन परिसंघ बना, इसके लिए कोर्ट, इसको बोलेंगे फेडरल कोर्ट। उसकी स्थापना दिल्ली में करी गई। उसके चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर। RBI, इसकी स्थापना 1935 में करी गई। 1935 उसी टाइम पे बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसको नया देश घोषित कर दिया। 1942 क्रिप्स मिशन आया। पहली बार संविधान सभा स्वीकार किया। इसी को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1943 में
क्रिप्स मिशन 1942। 1943 में कौन आया? बेबल योजना। और 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हुआ। यहीं से संविधान का निर्माण स्टार्ट होता है, नींव यहीं से रखी जाती है। लेकिन ये सब होते हुए तब जाके संविधान का निर्माण हो रहा है। अब आता है भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। इसमें क्या बोला गया? दो राष्ट्र का सिद्धांत। पहला भारत, दूसरा डोमिनियन स्टेट। जो कि 1950 तक रहे, जो मतलब स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्टेट मानते थे, वो राष्ट्रमंडल द्वारा उनको मान्यता थी। अब इसका संविधान देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। विशाल, सबसे बड़ा, संविधान। इसमें अपन क्या देखते हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। ये बात कब की हो रही है? इन 1950 तक। अब बात करते हैं सीरियल नंबर के बेस पे। दो हजार 2017 तक 395 अनुच्छेद हुए, 22 भाग हुए और 12 अनुसूचियां हुई। अगर ये सीरियल नंबर गिनती के साथ, अगर आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के बेस पे 466 अनुच्छेद होते हैं, 25 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं। अगर हम काउंटिंग करते हैं सबको, अगर सीरियल नंबर वाइज देखते हैं तो ये आए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संप्रभु। स्वयं के मालिक। तीसरा क्या रहा? धर्मनिरपेक्ष। या कहो पंथ निरपेक्ष। समाजवाद।
समाजवाद का मतलब संसाधन का समान वितरण और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। 5वां आता है लोकतांत्रिक, लोगों के लिए लोगों के द्वारा। 6वां आता है गणतंत्र, राज्य का जो सर्वोच्च पद होगा वो निर्वाचित होगा। अब हम अंतर देखते हैं एकात्मक और परिसंघ में। एकात्मक मतलब इसमें एक का ही अधिकार हो। ब्रिटेन, उसमें क्राउन का ही शासन रहता है। फेडरेशन यानी कि यूएसए, इसमें राज्य द्वारा एक क्षेत्र विकसित करा जाता है। इसको भी 3 तरह से समझते हैं। इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, जबकि यूएसए भी राज्यों का संघ है। लेकिन यूएसए में डबल नागरिकता है, जबकि भारत में सिंगल नागरिकता है। यहाँ पे राज्य अलग हो सकते हैं, भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते। ये अंतर है। अब इसकी संविधान की प्रकृति देखते हैं, नेचर क्या है इसका। जो भारत है ना, इसका संविधान प्रकृति है वो ना ज़्यादा नम्य फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा रिजिड है। फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, अगर कोई बिल पास करना है तो साधारण संशोधन करना है तो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए बहुमत सदन में, तो आप बदलाव कर लोगे। ठीक है। अब लेकिन भारत है, जैसे भारत में संविधान 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है। स्रोत, भारतीय संविधान प्रभावित किससे, कौन कौन से देश हैं वहां से लिया गया। तो सबसे पहले जिसने भारत पे राज किया वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन क्या थे, संसदीय प्रणाली जो हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा।
दूसरा है विधि का शासन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। संसद का विशेष अधिकार, पावर जो कि बताई गई है। संसद तथा विधानमंडल, विधि के समक्ष कानून के समक्ष, समता, जो कि आज हम आर्टिकल 14 में भी पढ़ते हैं। जो मंत्रिपरिषद है उनका लोकसभा में उत्तरदायित्व, जो राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति, एकल नागरिकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात करते अमेरिका से क्या लिया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि स्वतंत्र है संसद से, न्यायालयिक पूर्व विलोकन, जो कि आर्टिकल 13 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि अपने आर्टिकल 61 में बताया गया। उपराष्ट्रपति पद, प्रस्तावना, प्रेमबल कहते हैं इससे, ये भी अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण और वित्तीय आपात,
आर्टिकल 360 में बताया गया है। तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर से अपन ने क्या लिया है, समवर्ती सूची। दूसरा क्या लिया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे स्थापित होने हैं वो चीज, और दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, विभाजन, ये चीज बताई गई है। अब आता है चौथा, आयरलैंड। DPSP, नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के स्पेन से लिया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति जो निर्वाचन मंडल होता है वो। तीसरा, राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं। अब आता है पांचवा, कनाडा। कनाडा से क्या लिया अपन ने, संघ की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। दूसरा क्या लिया अपन ने, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास होंगी। ये कहाँ के अनुसार है, कनाडा से लिया अपन ने। छठवा, पूर्व सोवियत संघ USSR, आज रशिया कहते हैं। यहाँ से मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे आर्टिकल 51A में है। सातवां, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यहाँ से क्या लिया, आर्टिकल 358 जो अपने में है, संशोधन संविधान में करते हैं, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आठवां, जापान से अपन ने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो भी नियम बनाए गए उसको, प्रक्रिया को स्थापित करना, जापान के द्वारा बताया गया। जर्मनी, हिटलर का देश। आपात, इमरजेंसी, यहाँ से लिया गया है। 10वां, फ्रांस, गणतंत्रात्मक। यहाँ पे जो उच्चतम पद होगा वो जनता के द्वारा या संसद के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ तक
अपना संविधान का जो नींव है वो रख दी गई है। अब यहाँ से सिर्फ आर्टिकल, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग, इनके बारे में डिस्कशन होगा और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। सो आगे भी और भी वीडियो बनाना एक और, उसमें सारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।